मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे मेरे भाई, गुड मॉर्निंग सबका। तो गाइस आज आप सभी मेरे अपने प्यारे प्यारे भाइयों को इस पीके स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो चले गाइस, आज आप लोग के आपका भाई फिर से एक वीडियो लेकर के आने की आया है और एक हिंदी का टॉपिक लेकर के आया है और वो है अशोक वाजपेयी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा तो बहुत अच्छा से सीख पाइएगा गाइस। तो गाइस आज का जो टॉपिक है मेरे भाई वो है अशोक वाजपेयी, जिन्होंने अभिनव लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अभिनव लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अभिनव। अशोक वाजपेयी क्या लिखे हैं? अभिनव लिखे हैं। और अभिनव क्या है? कहानी है, साक्षात्कार है, या फिर कविताएं हैं, या फिर ये निबंध है, क्या है, या ललित निबंध है। क्या है गाइस? आप जल्दी से आंसर बताइए। तो ये ललित रचना है। क्या है मेरे भाई? ललित रचना है। तो अशोक वाजपेयी अभिनव लिखे और यह अभिनव क्या है? तो एक ललित रचना है। इनकी कुछ इंट्रोडक्शन का जानेंगे गाइस, एक भी यहां से क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपका एग्जाम में 3 से 4 नंबर इस टॉपिक से मिल जाएगा गाइस। कहते हैं ना कि बूंद बूंद घड़ा भरता है मेरे भाई, तो एक एक नंबर को आप गेन करने की कोशिश कीजिएगा और आपका भाई आपके लिए बहुत शॉर्ट में लेकर के आने की कोशिश करता है ताकि आपको पूरा में पूरा नंबर भी मिल जाए और आप बेहतर से सीख पाओ। तो चलो हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं गाइस, बने रहिएगा इन तक में। देखिएगा इनका जो अशोक वाजपेयी का जो जन्म है मेरे भाई, तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म होता है वो 16 जनवरी 1941 को हुआ। कब हुआ? 16 जनवरी 1941 का होता है इनका अशोक वाजपेयी का जन्म होता है। जन्म स्थान का है, किस स्थान पर इनका जन्म हुआ? तो इनका स्थान जो है जहां इन्होंने जन्म लिए वो दुर्ग छत्तीसगढ़। कहां? दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म होता है। कहां होता है मेरे भाई? दुर्ग छत्तीसगढ़। आप लोग बता सकते हैं, दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म होता है और इनका जन्म स्थान हुआ है ना। और इनका जो मूल निवास मतलब जहां ये रहते थे, जहां ये रहते हैं, इनका मूल निवास कहलाता है। जैसे हम लोग के मम्मी पापा पूरी जो है एक जगह रहते हैं, जहां मेरा गांव है ना, तो वो मेरा मूल निवास हुआ जहां हमारी पूरी लाइफ व्यतीत हो रही हो, तो वो मूल निवास है। तो मूल निवास इनका जो था, जन्म कहीं दूसरी जगह छत्तीसगढ़ में हुआ और इनका मूल निवास था सागर मध्य प्रदेश। कहां था गाइस? सागर मध्य प्रदेश था अशोक वाजपेयी का मूल निवास। इनकी मम्मी का नाम जो है, जिनको माता जी कहते हैं, है ना, इनकी माता जी का नाम जो है वो निर्मला देवी है। क्या मेरे भाई? निर्मला देवी। बोलिएगा क्या है? निर्मला देवी है, बोलिएगा, है ना। आप जैसे वीडियो देखते हो ना, ऐसे जिसे बोलते हैं आप भी बोलिए कि मम्मी का क्या नाम है, पापा का क्या नाम है, बोलते बोलते चलना। आप पहले बताने की कोशिश कीजिए तब ना बेहतर से सीख पाइएगा, तब ना नंबर 400 में 400 लाना है कि नहीं। आप लोग को बेहतर लाइए, भगवान से दुआ मेरे लिए क्या बेहतर कीजिए तुम, है कि नहीं। कहता है कि माता का जो नाम है, इनका माता का नाम क्या है? निर्मला देवी। क्या है मेरे भाई? निर्मला देवी होता है इनके माता का नाम, है ना। और इनके पिताजी का नाम है परमानंद वाजपेयी। पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी है। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में, एग्जामिनर कह सकता है कि अशोक वाजपेयी की पापा का क्या नाम है, माता जी का क्या नाम है, तो आप बता सकते हैं ना। यस या नो? यस या नो? जल्दी बोलिए यस यस। हाँ, तो आप इनकी जो शिक्षा की बात करते हैं गाइस, इन्होंने जो अपनी शिक्षा किया, तो हम लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आसपास के इलाकों में पढ़ रहे हैं, इन्होंने भी पढ़ाई की है। तो इनकी जो शिक्षा है तो ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुई थी। इनकी शिक्षा की जो प्रक्रिया, इनकी जो शिक्षा संपन्न किए, जो शिक्षा ग्रहण किए, वो सबसे पहले वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुआ। कहां से? तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से किए गया इनकी शिक्षा हुआ, है ना। आगे कहता है इनकी शिक्षा और क्या हुआ, कहां तक आगे पढ़ाई किए वो भी जान लेते हैं मेरे भाई। तो कहता है सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किए थे। बीए कौन सा कॉलेज से किए थे? तो ऑप्शन आंसर होगा मेरे भाई सागर विश्वविद्यालय कॉलेज से। कहां से? सागर विश्वविद्यालय से बीए किए थे। अच्छा मेरे भाई आप ये बताओ तो बीए का मतलब क्या होता है? तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं, बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स का जो इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्रियां उत्पादित किए मेरे भाई, वो जो किए थे वो सागर विश्वविद्यालय से किए थे, जहां इनका मूल निवास था। यस यस, सही लग रहा है तो तालियां के साथ साथ में यस यस कीजिएगा मेरे भाई, है ना। चलिए ठीक है।
आगे कहता है इन्होंने ना सेंट स्टीफेन कॉलेज, कौन सा कॉलेज मेरे भाई, सेंट स्टीफेन कॉलेज। तो सेंट स्टीफेन कॉलेज में जो कहां पड़ता है, दिल्ली में। कहां है, दिल्ली में। सेंट स्टीफेन कॉलेज का है मेरे भाई, तो दिल्ली में है। और इन्होंने दिल्ली से ही अंग्रेजी में कौन सा ऑनर्स में, कौन सा उपाधि में बोल सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट में एमए किए, तो इन्होंने अंग्रेजी से एमए किए। अंग्रेजी से क्या किए, एमए। एमए का मतलब होता है मेरे भाई, एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, है ना। तो मास्टर ऑफ एमए इन्होंने किए जो स्टीफेन कॉलेज से किए। कौन सा कॉलेज से, स्टीफेन कॉलेज से। और वो कहां, स्टीफेन कॉलेज कहां पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है। और इन्होंने अशोक वाजपेयी एमए किस सब्जेक्ट से किए, तो अंग्रेजी सब्जेक्ट से किए। कहां से किए, तो दिल्ली से किए। कौन सा कॉलेज से किए, तो सेंट स्टीफेन कॉलेज से किए। क्लियर है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आएगा, आप डरले से लगते चले जाइएगा पूरी। अब इन पे देखिए, जब पढ़ाई हम लोग करते मेरे दोस्त, मेरे गाइस, मेरे भाई, है ना, तो कहीं ना कहीं मोटिव होता है कि हमको जॉब करना है, अच्छी जगह पर जाना है ना। तो हम आप लोग ऐसे बताइए तो कमेंट में कि किस उद्देश्य से पढ़ाई कर रहे हैं, जल्दी जल्दी अपने कमेंट में बताइएगा, है ना। अब चूंकि मेरा उद्देश्य पूछिएगा तो मैं तो जान रहा हूँ अभी आपके सामने मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हॉबी भी है और मुझे आगे भी पढ़ना है, ऐसा नहीं अभी पढ़ाई मेरी जारी है ना। तो देखिए ऐसे, तो इन्होंने पढ़ करके इन्होंने कुछ पद को हासिल किया। पद मतलब कुछ पोस्टिंग जिसको कहते हैं, मतलब जॉब जिसको कहते हैं, वो काम किए। तो इन्होंने क्या किया, तो वृत्ति के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया। सबसे पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा में इन्होंने जॉब किया। कहां, भारतीय प्रशासनिक सेवा में। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा पता है गाइस कितनी बड़ी पोस्टिंग है। इन्होंने आईएएस का से आईएएस बने, ये बोल सकते हो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में इन्होंने अपना पद को हासिल किया। पढ़ लिख कर कितनी बड़ी इंसान बन पा रहे हैं। और जब हम लोग भी जान रहे हैं उनको, आप भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, हम सब मिल करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए आगे, इन्होंने जो तो पहला पद था इनका, दूसरी पद में ये जरा सोचिए, कहने का मतलब कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति पद पे भी रहे। ये कौन सा पद पे रहे मेरे भाई, तो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, कौन सा, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे। तो क्वेश्चन आएगा, कौन सा विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पे रहे, तो आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के, हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे। कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है मेरे भाई, आगे इन्होंने और क्या किए, तो इन्होंने दिल्ली में, कहा, दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी का निदेशक भी रहे। कहा, तो दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी का निदेशक रहे। कला मतलब आर्ट्स के लेकर के निदेशक के रूप में रहे। निदेशक मतलब सजेस्ट देना, कोच के जैसा बात काम करना, निदेशक के पद पे रहे, है ना, दिल्ली में। इनका मतलब अशोक वाजपेयी जी का तीन दर्जन, कितने दर्जन, 3 दर्जन मेरे दोस्त, 3 दर्जन क्या रहा, मौलिक और ये बोल सकते हो मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हुई। मतलब इनका मौलिक का मतलब आप जानते हो, वो मेन पॉइंट जो हम किसी लोगों को या हम लोगों के लिए मूल्य अधिकार होता है, मतलब मेन पॉइंटेड होता है। जैसे आप जानते हैं मौलिक अधिकार के मतलब है, ये जैसे मेरा पहले का अगर जो संविधान की मैं बात करूं, तो मूल अधिकार हम लोग का होता है, जो है जमीन का अधिकार है, बोलने की अधिकार है ना, पढ़ाई करने की अधिकार है, ये सब शिक्षा का अधिकार हो गया, ये सब का सब मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार पहले 7 था, अब हो गया शायद 6 है। तो गाइस उसी तरह से यहाँ पर इन्होंने मूल यहाँ लिखा, क्या बहुत अच्छे वर्ड हैं, ये सारी चीजें, एक वर्ड को समझिएगा मेरे भाई, है ना। तो कहता है यहाँ दिल्ली में कहते हैं कि ये हो गया, तो कहता है ये 3 दर्जन जो इनका 3 दर्जन मौलिक और ये संपादित कृतियां प्रकाशित हुई थी। कितने, 3 दर्जन मतलब 12 या 36 हुआ ना। तो ये प्रकाशित हुए और उसमें से कुछ इस प्रकार की बातें हैं। देखिए कुछ कविता संकलन है, कविता संकलन में कौन कौन से कविताएं लिखे हैं वो बातें हैं। थोड़ा सा ये सारी चीजों को याद कीजिएगा और मतलब पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा ना, वो अपने आप आ जाएगा, ऑप्शन जैसे आएगा मार दीजिएगा। बात रही सब्जेक्टिव का, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने आप सब्जेक्टिव भी हल हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा, घर में आपका होमवर्क है कि जितने इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं आप जा करके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिएगा, आपका काम है, ठीक है। तो देखिए ऐसे,
तो कविता संकलन जो है शहर अब भी संभावना, एक पहला इनका कविता संकलन है शहर अब भी संभावना। दूसरा है गाइस एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में दूसरा है। और बड़ी कहता है तीसरा जो है कहीं नहीं वहीं, क्या है तीसरा जो कविता संग्रह है इनका, कभी नहीं कहीं नहीं वहीं। और बहुरी अकेला, बहुरी अकेला और थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी जगह, क्या है थोड़ी सी जगह। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। और जरा कमेंट कीजिए, करते रहिएगा कि दिक्कत हो रहा है या नहीं, बताइएगा ताकि मैंने इसे और भी सुधारने की कोशिश करूं। इनकी कुछ आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, वो क्या है देख लेते हैं। फलहार है ना, क्या फलहार, कुछ पूर्वग्रह, पहला है फलहार, दूसरा है कुछ पूर्वग्रह, तीसरा है समय से बाहर, और ये बोल सकते हो। और इनको ये सारे के सारे ये है क्या समय से बाहर, कविता का गल्प कभी कह गया, ये चौथा है कविता का गल्प कभी कह गया। ये सब का सब जो है आलोचना है। आलोचना का मतलब ये होता है कि गाइस कहीं ना कहीं अच्छा खराब कहना ही आलोचना होता है। तो इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो आलोचनात्मक रूप से लिखी गई है, तो ये सारे पढ़ लीजिएगा, है ना, बुक में एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ भी पढ़ लीजिए, रिपीट हो जाएगा। कभी मन ना लगे तो ये सारे याद ना हो तो आप याद करने के दृष्टिकोण नाम देख करके पढ़ना चाहो तो उसमें कान में हेडफोन लो और सुन लो इस सारे चीजों को। आप कोई भी टॉपिक कुछ काम कर रहे हो, सुनते रहो, पढ़ाई भी हो रही है, आप काम भी कर रहे हो ना। इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिला, क्योंकि एक बंदा वो जो किसी तरह से पढ़ करके आगे निकले और उसके साथ साथ में कोई जॉब किए और ऐसा जॉब किया, ऐसा बेहतर नाम कमाए, तो इन्हें कुछ सम्मानित भी पुरस्कृत भी किया गया ये कुछ लोगों के माध्यम से। तो पहला इनको पुरस्कार जो मिला है मेरे भाई, तो वो कौन मिला है, तो पुरस्कार में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए। और उसके बाद में दूसरी जो इन्हें जो दूसरी पुरस्कार से सम्मानित हुई है वो कौन है, दयावती मोदी कवि शेखर से सम्मानित किया गया इनको, है ना। तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए और दयावती मोदी कवि शेखर से भी सम्मानित हुए। इतना ही नहीं, इनको विदेशों में भी इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो फ्रेंच सरकार ने सम्मानित किया था, तो फ्रेंच सरकार का जो ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस 2004 में सम्मानित किया गया था। तो ये पूछा ज्यादातर नहीं जाता है, लेकिन ये सब जो अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड हो गया, दयावती मोदी कवि शेखर अवार्ड हो गया, सम्मान हो गया, तो ये सारे पूछा जाता है गाइस मेरे भाई। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब कॉपी में नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो बनाते चलिएगा। अब थोड़ा सा चलते हैं इनकी कहानी पर। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया मेरे भाई। अब इसकी कहानी पे चलते हैं, मतलब कि रचना क्या है, क्या इन्होंने लिखे हैं, क्या कहे हैं, उन सारी बातों पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो घर देख रहे हैं ना, ये घर नहीं अभिनव समझिएगा। ये क्या है, अभिनव है। अभिनव है क्या, तो एक आप जानते हो कि अभिनव जो है वह एक, यहां से समझिएगा, अभिनव जो है एक ईसाई मठ है। क्या है, ईसाई मठ है, जो कहां उपस्थित होते हैं, ये फ्रेंच में होता है, कहां, फ्रांस में होता है। कहां होता है, फ्रांस में होता है। और ये किस नदी के किनारे होते हैं, तो ये रोन नदी के किनारे होते हैं मेरे भाई, है ना। तो एक एक चीज को भी अदम इत्मीनान से चलेंगे। देखिए ये जो होता है ना, ये ईसाई मठ जो होता है पूरी शांति के लिए है। यहाँ कोई लोग भी जाते हैं, कोई मतलब कि गए तो चूंकि बगल में नदी है, शांत नदी बह रही होती है, तो ऐसा जगह है ना, सुनहरा जगह है जहाँ पे लोग अपना सारी चीज भूल जाते हैं। और हर भूल नहीं जाते, रियलिटी मतलब कि हर चीज को, हर वो चीज को जो उनके माइंड में चलता रहता है इग्नोर होती है और एकदम शांति मिलता है वहां पे जाकर के, एकदम इत्मीनान शांति मिलता है, कोई टेंशन नहीं होता ना। ये ऐसा स्थल है। तो समझ रहे ना मेरे भाई, तो कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखिएगा गाइस, कहता है कि गद्य एवं कविता के संरचनात्मक संग्रह है। अभिनव क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभिनव किनका सार्वजनिक सर्जनात्मक संग्रह है, तो आप बोलिएगा गद्य एवं कविता का। क्या, गद्य एवं कविता का। तो गद्य एवं कविता के सर्जनात्मक संग्रह है, सर्जनात्मक संग्रह है ना। आगे कहता है हुआ समझना। और अभिनव क्या है, तो अभिनव दक्षिण फ्रांस का मध्ययुगीन ईसाई मठ है। ये अभिनव जो है दक्षिण फ्रांस का, कहां का, दक्षिण फ्रांस का, अभी बताया मेरे दोस्त,
तो अभिन्यो जो है कहाँ का मध्ययुगीन ईसाई मठ है, तो आपका ऑप्शन होगा दक्षिण फ्रांस। क्या होगा? दक्षिण फ्रांस। तो दक्षिण फ्रांस में इनका ये अभिन्यो है, दक्षिण फ्रांस में पड़ता है, मध्ययुगीन ईसाई मठ है। ये कैसा मठ है? तो मध्ययुगीन ईसाई मठ है, ईसाई मठ है। जिस तरह से आपको के ईसाई का मतलब नहीं करता, बच्चा को नहीं समझ में आता, बेचारा रट लेता है। तो ये समझिएगा ईसाई का मतलब जिस प्रकार से हम लोग का हिंदू होते हैं ना, तो हम लोग शैव धर्म को पूजा करते हैं, वैष्णव भगवान का पूजा करते हैं, तो हम लोग के अकॉर्डिंग हिंदू तो हो गया। ठीक उसी तरह से मुसलमान में अगर जो जाते हैं ना, तो उसमें मस्जिद की पूजा होती है, मस्जिद बनी होती है। हम लोग में मंदिर होता है, तो मंदिर होता है, उन लोगों में, मुसलमान लोगों में मस्जिद होता है। और ईसा मसीह का जो मंदिर होता है, जिसे हम चर्च भी कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो ईसाई मठ कहलाता है ना, ईसाई मठ कहलाता है। तो यहाँ बहुत शांति माहौल होता है। तो ये कहते हैं ईसाई मठ जो था कहाँ था, तो आपको ऑप्शन होगा फ्रांस में था, है ना। ये पाठ जो है, जो आज हम लोग अभिन्यो जो पढ़ रहे हैं मेरे भाई, ये पाठ वैश्विक जागरूकता और संस्कृति का बोध से परिपूर्ण है। ये पाठ कहीं ना कहीं ऐसा है जो वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मतलब जानते हो कि विश्व के स्तर पर लोगों में जागरूकता को फैलाता है। जागरूकता का मतलब जानते हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं उत्साहित करना, किसी भी बंदे को प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, जो सोया हुआ है उसको जगाना। इसका मतलब सोया हुआ जगाना, नींद से सोया हुआ नहीं, उसको उलकोस के जगा रहे, ऐसा नहीं, मतलब उसे प्रेरित करके जगाना, उसे कुछ ऐसा बोलना जैसे आप पढ़ नहीं रहे हो, मन से नहीं पढ़ रहे हो। आपके टीचर्स हो गए, जैसे हम भी आपको बता रहे हैं, जैसे आपका पेरेंट्स हो गए, तो वो कहते बेटा आपको ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ना चाहिए, आप ऐसे पढ़ोगे बेटा तो आगे बढ़ पाओगे ना। ऐसी तरह से जब समझाते हैं तो तुम्हें लगता है अच्छा ना, मेरे सर भी बहुत अच्छे बता रहे थे, नहीं मेरा मम्मी पापा जो है ना बहुत अच्छे सीख दे रहे हैं, ऐसे रियलिटी में करना चाहिए, तभी तो 4 व्हीलर आ सकती है, तभी तो 2 व्हीलर हम घूर सकता है, तभी तो ऐसे आराम की जिंदगी बीत सकती है ना। नहीं तो ले लाठी यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे कुदार पर करना पड़ जाएगा। तो ये दिक्कत ना करियो भाई, है ना, ये दिक्कत ना करो, पढ़ने की मिले पढ़ो मन से ना। तो वही बातें होता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपको प्रेरित किए मम्मी पापा, मतलब जागरूक किए, है ना, जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अब आप लगा कि नहीं मम्मी पापा बोल रहे हैं, अब उनकी बातों को टाल नहीं सकते, अब हमारे पास अब हमको हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता, अब तो हमको निकलना, हर हालत में निकलना तो निकलना है। आप ऐसा ठान लेते हो और यूं पढ़ते हो मन से लगा करके, फिर तो तुम्हारे सामने कोई टिक ही नहीं सकता है, फिर है कोई तुम्हारे सामने कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो चले फिर से जुनून में रहिए, पढ़ाई जुनून से कीजिए दम, हाँ दम लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हो मन से, है ना। आगे कहता देखिए यहाँ से, जब ये जो है ना, तो वैश्विक स्तर पर ये कविता, ये जो ललित रचना है, वो जागरूकता और संस्कृति का बोध करता है। संस्कृति का मतलब ही होता है कल्चर, एक संस्कृत होता है मेरे भाई, यहाँ ध्यान रखिएगा। संस्कृत का मतलब नहीं अहम पठामी त्वम गच्छामी, ये वाला बात नहीं है। तो यहाँ जो है संस्कृति लिखा है, संस्कृति। तो संस्कृति का मतलब होता है कल्चर, मतलब उसमें कल्चर का मतलब क्या, हम लोग में रीति रिवाज क्या है क्या नहीं है, इन सारी चीजों पे भी फोकस करता है, इन सारी चीजों को जागरूक करता है ना। तो यहाँ तक बातें समझ में आया। तो ये कहानी क्या, ये पार्ट जो है वैश्विक जागरूकता और संस्कृत का बोध करवाता है परिपूर्ण रूप से, है ना। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभिनय जो है वो किसका बोध करवाता है, किसको जागृत करवाता है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जागरूक या ये संस्कृति का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है, तो वैश्विक स्तर पर जागरूकता करवाता है वैश्विक स्तर पर, और संस्कृति का बोध करवाता है। ये अब देखिए यहाँ से, ये जो अभिनय है हमारा, इनका जो जन्म हुआ, इनका बोल सकते हो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ 16 जनवरी 1941 में हुआ, 16 जनवरी 1941 में हुआ। और ये जन्म कहाँ लिए, मध्य प्रदेश में। आप जरा सोचिए, भारत के आदमी हैं तो ये फ्रांस कने आ गए कर बीच में है, ये कहाँ गए होंगे, इसका मतलब और गए होंगे तो भैया इतना बड़ा जलवा थोड़ा ना दिखा देंगे जा करके जी, मतलब कोई तो इनका नाम लिया होगा, तब तान से गए हम जाएंगे, है ना, नाम कमाएंगे वो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जब जाते हैं ना, तो 24 अक्टूबर को जाते हैं, 24 अक्टूबर 1994 को ये फ्रांस चले जाते हैं। अब कहोगे काहे जाते हैं, तो मेरे भाई जाने का रीजन था, वो रीजन क्या था पता है, पीटर ब्रुक नामक व्यक्ति। कौन, पीटर ब्रुक नामक व्यक्ति। जब पीटर ब्रुक नामक व्यक्ति, इनको ना ये विवादास्पद महाभारत प्रस्तुत होने वाला जो नाटक था,
वो कहीं ना कहीं उनपे आमंत्रित किया गया था देखने के लिए कि आइए भाई देखिए। तो इनको बुलाया गया था। कौन बुलाए थे? तो ऑप्शन मारिएगा, पीटर ब्रुक नामक व्यक्ति बुलाए थे। और कहां के व्यक्ति थे? तो फ्रांस के व्यक्ति थे, इन्होंने ही बुलाया था। तब हमारे अशोक वाजपेयी जी एकदम जाते हैं। अब जाने के बाद तो कितना दिन रहे? आपका ऑप्शन होगा 19 दिनों तक। कितना दिन तक मेरे भाई? 19 दिन। कब गए थे? तो 24 अक्टूबर को गए थे। 24 अक्टूबर 1994 को गए, आए उधर से कितना, तो 10 नवंबर 1994 को वापस आए थे। कब आए? 10 नवंबर 1994 को आए थे। तो 19 दिनों तक इन्होंने रहे वहां। और 19 दिनों तक, चूंकि यहां आपको हम पहले बता दिए कि अभिनव ना एक शांति का माहौल था, बहुत सुंदर जगह था, है ना। तो इन्होंने क्या किया? शांति का माहौल था, तो ये क्या करते? इन्होंने कुछ सोचा कि अब भाई हम तो कवि हैं और कवि क्या कर सकता है? लिखने का काम। और वो शांति माहौल मिलता है तो मजा से आता है ना। आप अभी खोजते हो नहीं, अगर जो आप समझ गए हो ना लाइफ के बारे में कि मुझे बेहतर पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मम्मी पापा को कष्टों को दूर करना है, तो कहीं ना कहीं आप एकांत जगह खोजते हो कि नहीं एकांत में जाकर के मुझे पढ़ना है, चाहे तू जैसे भी पढ़ाई करना है, बस, है कि नहीं। आप ये सोचते हो, अलग अलग जाते हो और पढ़ना स्टार्ट करते हो। तो वही अगर जो आपको का, चूंकि मेरा पढ़ाना काम है, आप पढ़ना काम है, आप भी शांति खोजते हो, मैं भी शांति खोजता हूँ, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं तो ये भी 19 दिनों तक वहां रहे। और 19 दिनों तक में क्या किए? तो लिखने का, पढ़ने का काम किए। तो प्रत्येक दिन गद्य और कविता लिखते थे। प्रत्येक दिन क्या लिखते थे मेरे भाई? तो प्रत्येक दिन गद्य और कविता लिखते थे। और ये जो कितने 19 दिन में ना 35 और 27 को गद्य लिख दिए, 35 को कविता लिख दिए और 27 को गद्य लिख दिए। सोचिए, मतलब रहे बेचारा 19 दिन और एवज में देखो कि लिख रहे, है कि नहीं। तो साथ में ये आप यहां से गए तो लेके क्या गए थे? तो साथ में इन्होंने एक हिंदी का टाइपराइटर लेके गए थे। कितना? एक हिंदी का टाइपराइटर लेके गए थे और 3-4 पुस्तकें लेके गए थे। और इनके पास में संगीत का एक टेप था। संगीत का एक टेप का मतलब विशेष तौर पर आप नहीं जानते होंगे, जानते होंगे तो अच्छी बड़ी बात है। पहले जानता है इतना वो डिस्क चलता था, मतलब ये इतना वो बाजा होता था। और पहले ना रील वाला जो पन्नी जिसे ऐसे उगाड़ते हो, अगर बच्चों ने कभी याद कीजिएगा तो उसमें रील होता है, उसमें घुरल घुरल पन्नी रहता, पतला चौड़ा पट्टी वाला थोड़ा सा रहेगा और लेफ्ट हाथ रहेगा। और वो जो कैसेट होता था, टिप देते तो खुल जाता था, फिर उसमें समा करके टिप देते तो गाना बजना स्टार्ट हो जाता था। तो डैंचू डैंचू हो रहा कोची, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं उस जो कैसेट होता था ना, उस कैसेट को यहाँ पे बोला गया टेप, है ना, टेप बोला गया। और उसके बाद आया डीवीडी कैसेट, जो ऐसा का गोल नियन होता है, ऐसे फेंकते हैं, वो वाला जो बचपन में खेलते था ना, वो नहीं, वो तो वो कैसेट होता है, उस जिसको टेप कहते हैं, जो चौड़ा होता था जिसमें रील होती थी। कहता है यहाँ पे 10 वर्ष पहले अभिनव गए थे। कितने वर्ष पहले यहाँ से अपने यहाँ से गए थे? तो 10 वर्ष पहले अभिनव गए थे। कहा कितने वर्ष अभिनव पहले गए थे? ऑप्शन मारिएगा गाइस मेरे भाई, 10 वर्ष पहले अभिनव गए थे। जब अभिनव गए थे तो फ्रांस में रोन नदी के किनारे। कहने का मतलब यह अभिनव कहां पड़ता है? तो फ्रांस में पड़ता है। कहां पड़ता है अभिनव? फ्रांस में। कौन सा नदी के किनारे है? तो रोन नदी के किनारे। कौन सा नदी के किनारे? रोन नदी के किनारे मेरे भाई। कौन सा? रोन नदी के किनारे। अभिनव कभी पोप की राजधानी थी। और कहा जाता है अभिनव क्या किसकी राजधानी थी? कभी पोप की। किसकी राजधानी थी? कभी पोप की राजधानी थी। कौन? अभिनव। इस सेंस को पकड़िए। कहा क्या? अभिनव कभी पोप की राजधानी थी, मतलब कभी पोप की राजधानी था, अब नहीं खेवा, अब नहीं है पोप की राजधानी। अब क्या किसका है? तो अब देखिए मिल गया है ना, अब फ्रांस में चला आया है। किसमें? वो फ्रांस में था, फ्रांस में ना किसी की राजधानी था, समझिएगा ध्यान से, है ना। तो अभिनव कभी पोप की राजधानी थी, तो पूछ सकता है कि अभिनव किसकी राजधानी पहले थी? तो पोप की। किसकी? पहले पोप की थी। अब जो है फ्रांस और यूरोप एक अत्यंत लोकप्रिय रंग समारोह होता है। मतलब कथा अब जो है फ्रांस और यूरोप दोनों मिलकर के अभिनव में ना क्या मनाते हैं? रंग समारोह मनाते हैं। कौन सा समारोह मनाते हैं? अत्यंत रंग समारोह मनाते हैं। रंग समारोह होता है, प्रिय रंग समारोह होता है। अब समझ आता है कि वो प्रिय रंग समारोह होता है तो तुम लोग तो कुरफाती वाला दिमाग लगाओगे कि पिचकारी याद आ जाता होगा,
फुचुक मार रहे, वो बोला पिचकारी वाला अदा तो वो नहीं। रंग समारोह का मतलब जिसे क्रिसमस डे हम लोग मनाते हैं तो फूल पत्ती से मंदिरों को सजा देना होता है, हम लोग कभी कभी समारोह नहीं करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ अभिनव में होता था कि फूल पत्ती से पूरी तरह सजा दिए, पूरी तरह से पूरी एकदम रंग मंच सजा दिए ताकि उसमें नाच गान मतलब फंक्शन होता था, ठीक ना। तो उसको कहते हैं कि रंग समारोह होता था। कहाँ होता था? तो अभिनव में होता था, जो अब कहाँ होता है भैया? तो ये अभिनव जो है अब जो फ्रांस और यूरोप में हो रहा था, है ना। एक अत्यंत लोकप्रिय रंग समारोह होता है। पीटरब्रुक, अब ये बातें को तो मैंने अभी बताया कि पीटरब्रुक के माध्यम से ये निमंत्रण भेजा गया था अशोक वाजपेयी को, तो अब इन्होंने उठाए पुठाए उनके बारे में बताया कि भाई तो क्यों बुलाया था, क्योंकि वहां ये पीटरब्रुक का विवादास्पद महाभारत प्रस्तुत होने वाला था। मतलब इन्होंने खुद उसमें नाटक लिए हुए थे और महाभारत का एक नाटक किया जा रहा था, उसमें इनको निमंत्रित किया गया था, तो गए थे, है ना। रोन नदी के दूसरी ओर कथा विल्नव है ना। रोन नदी के दूसरी ओर विल्नव अभिनव का एक नया गांव या बस्ती है। तो रोन नदी देखिए बीच में क्या है, एक नदी है, तो इधर अभिनव पड़ा और इसी अभिनव का एक छोटा सा गांव जो है वो ये रोन नदी के दूसरी ओर पड़ा। तो दूसरी ओर जो रोन नदी का दूसरी ओर जो गांव पड़ा, जो बस्तियां पड़ा, उसका नया नाम रखा गया विल्नव। क्या रखा गया? विल्नव रखा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा मेरा भाई कि रोन नदी के दूसरी ओर कौन सा नया गांव था या कौन सा गांव था, तो ऑप्शन मारिएगा या फिर आप कहिएगा विल्नव। क्या कहिएगा मेरे भाई? विल्नव कहिएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो? यहाँ पे कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलो बेहतर। इसका ईसाई मठ जो अब आगे कहता है, ईसाई मठ ला शत्रुज विल्नव में पुस्तकी या पत्रिकाओं का दुकान भी था। तो ईसाई मठ जो था ला शत्रुज में, ईसाई मठ ला शत्रुज में, तो ला शत्रुज में जो था वहां क्या था, तो यह विल्नव, जैसे ला शत्रुज कहाँ पड़ता है? विल्नव में पड़ता है, और भी विल्नव में पुस्तकी और पत्रिकाओं का इकाई ये दुकान था। किसका दुकान था? तो ये विल्नव में तो पुस्तक और पत्रिका का दुकान भी था। अभिनव फ्रांस का एक कला केंद्र भी रहा। अभिनव क्या रहा? फ्रांस का एक कला केंद्र रहा। कहाँ किसका कला केंद्र रहा? अभिनव। तो आपको बोल सकते हो अभिनव जो है फ्रांस का कला केंद्र है। फ्रांस का कला केंद्र कौन रहा? अभिनव। कौन रहा? अभिनव। क्या समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक शेयर एकदम धड़ाधड़ मार लिए एकदम, है ना। तो आगे देखते हैं, और ना कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा आपके दुआ से बेहतर कर पाए यही काफी हमारे लिए। कोशिश कीजिएगा कर दे, है ना, काला तर पाइएगा। देखिए ऐसे यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए ऐसे कहता अभिनव फ्रांस का एक कला केंद्र रहा। किसका कला केंद्र रहा? अभिनव। फ्रांस का किसका? फ्रांस का कला केंद्र कौन रहा? अभिनव। क्लियर? कहता पिकासो की कीर्ति जो था, कौन था पिकासो की कीर्ति? ला मादोमोजेल दा अभिनव। ला मादोमोजेल दा अभिनव ये जो था पिकासो की कीर्ति है। पर पिकासो किसकी कीर्ति है? किसकी कीर्ति? ला मादोमोजेल दा अभिनव है। तो आप बता सकते हो पिकासो का। किसका? पिकासो की कलाकृति, है ना। लेखक को लगता है, क्या लगता है लेखक को? कि लेखक को लगता है कि जल अस्थिर है और तट ही क्या होता है? बह रही है। चूंकि गए थे इत्मीनान से शांति माहौल में, और बचपन में हम लोग जानते हो अगर जो आपके घर के आसपास में नदी है ना, तो नदी के किनारे बढ़ जाइएगा, और अगर जो नदी में पानी बह रहा है तो जहां भी बैठता है वो तट होता है, और वो लियो ढेला वहां से कंकड़ टुप आप ऐसे खाट पे बैठ कर टुप क्या सोच रहे हो पता तो हमें नहीं, तुम सोचोगे तो तुम्हें पता ही होगा। और कंकड़ टपाक टपाक मतलब यूं खो जाइएगा, खो जाते हैं कुछ सोच में, और इत्मीनान चूंकि जगह मिलता है, शांति माहौल मिलता है, तो आप एकदम पूरी तरह से घूम खोए हुए होते हो ना किसी को याद में, जैसे भी आप समझिए वो क्या मतलब है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये कहता है कि लेखक को लगता है कि जल क्या है? स्थिर है, और तट ही क्या हो रहा है? चल रहा है। एकदम यूं खो जाते हो कि टाइम को पता ही ना चलता है। तो इनका उसी माध्यम से कहना है कि लगता है कि हम तो भाई जल आकाश तट जो है वही हम ही चल रहे हैं,
मतलब ये कहते हैं कि मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ लेखक को लगता है, ऐसा लगता है। क्योंकि आप भी यदि आप सोच में हो, बड़ी चिंता में, आप जाइए नदी के किनारे, आराम से कंकर को फेंकते रहिए पानी में, सारा टेंशन दूर, जो सोचना है फाइनल डिसीजन लीजिएगा, आउटपुट के सोच है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी वही करते थे कि गए, एकदम शांति माहौल मिला, नदी के तट पे बैठे और इस तरह का खो गए कि इनको पता ही नहीं लगा कि कब कब क्या गुजर गया ना। मतलब सोचिए कि इनको ऐसा प्रतीत होने लगा कि तट वही का वही है और क्या हो रहा है, तो वही कुछ चल रहा है। लेखक को लगता है कि जल स्थिर है। क्या स्थिर है? जल। लेखक को क्या लगता है? जल स्थिर लगता है और तट ही क्या होता है? चल रहा होता है। और क्या लगता है? नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। नदी के तट पर बैठना भी किसके साथ बहना है? नदी के साथ बहना। आप भी जरा सोचिए, आप कहीं ना कहीं खोए हुए हो, आप टेंशन में, आत्म शांति मिला हुआ है, तो स्वाभाविक है कि आप बैठे हो तो पता नहीं चलता कि कब कितना घंटे तब में बिता दिए। तो वो क्या हुआ, वो बातें जो हुआ वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नदी के साथ में समझो कि हम ही बह रहे हैं कि नहीं। मतलब धारा ही तो बह रही है, उसके साथ साथ में बस हम बैठ के टाइम बर्बाद कर रहे हो और उस पर लगे हुए हो, कोई सोच में लगे हो, तो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ में हम भी बह रहे हैं। तभी ना वहां से ना उठ रहे हैं, नहीं तो टाइम को चिंता, नहीं तो और कुछ चीज की चिंता, था हम इत्मीनान पड़े हुए हैं भाई। तो बातें समझ रहे हैं मेरे भाई? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अगर जो थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, लेकिन हाँ इतनी अवश्य कीजिएगा, जो दिक्कत आए वो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपको फिर से यदि ऐसा वीडियो बनाऊं तो आपको कंटेंट और भी मैं बेहतर दूं। ठीक है, तो चलते हैं। कहता है नदी के तट पर बैठना भी क्या लग रहा था? नदी के साथ बहना था। किनका कहना है? अशोक वाजपेयी को। किनका? अशोक वाजपेयी। नदी के पास होना नदी का होना है, और ये भी बात बोलते हैं कि नदी के पास होना ही नदी का होना होता है। जैसे ये बात जान लिए तो इसका मतलब समझ सकते हैं। विनोद कुमार शुक्ल कविता नदी चेहरे लोगों के। तो विनोद कुमार शुक्ल की जो कविता है, जिन्होंने अशोक वाजपेयी इस पंक्तियों को उपयोग में लाए हैं, तो वो क्या है कि नदी के चेहरे लोगों के। इस किनकी पंक्तियां है? तो ये विनोद कुमार शुक्ल की है। कौन लिखे हैं, लाए कौन यहाँ पे? तो अशोक वाजपेयी है। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, रियलिटी वो सबके लिए बराबर है। अनदेखा किसको करेगा? तुम अगर जो नदी में बधा रहा कूदोगे तो रो दहा देगा, अमीर बाप के बेटा कूदेगा वो लपेट लेगा। तो कोई जरूरी नहीं है, किसी को अनदेखा नहीं करती है, देखते हैं तो सबको एक समान से, है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक में, तो आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे चलते मेरे भाई, और है जो कि समझना आपको है कि नहीं। तो कहता है इन्होंने कभी अशोक वाजपेयी क्या कहे कि नदी की समानता कविता से करते हैं। नदी की समानता किससे करते हैं मेरे भाई? तो नदी की समानता कविता से करते हैं। ये अपने कविता के माध्यम से नदी की समानता को करते हैं। आप सब ऑप्शन पूछ लीजिएगा कि नदी की समानता किससे करते हैं, तो अपनी कविता से। ऑप्शन आएगा कविता से। ना जाने नदी में जल कहां कहां से आकर गिरते हैं, और ये कहते हैं ना जाने नदी में जल कहां कहां से आकर के गिरते हैं, अपनी कविता के माध्यम से कहते हैं। और नदी में जल की कमी नहीं होती, कविता में शब्द की कमी नहीं होती। और ये सोच में ये जब ऐसे करके बैठे थे ना नदी में, तो वो सोच रहे थे नदी, वो अपने कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि नदी की समानता कविता से करते हैं। ना जाने कि नदी में जल कहां कहां से गिरते हैं, ना जाने कि कने कने साहब होते। हम लोग नहीं बैठ करके बैठ जाते तट पे, कने कने साहब होते परिया रे लोग तो दोस्तों को तो नहीं जाने रे, बर्फ से आबो तो बर्फ से आबो की, तो अरे पहाड़ पर से आबो है। मतलब ऐसा क्या करेगा, अपना दोस्त रहेगा ऐसी बोलेगा। बोलता है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं तो वही कभी सोचते हैं कि पानी कहाँ कहाँ से आता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि जो हिमालय पर्वत से, ये हिमालय से गंगा नदी, गंगोत्री नदी से निकली हुई है, तो कहीं ना कहीं वो ये बर्फीले क्षेत्र से भी आती है, नदियाँ बहती हैं कि नहीं। तो आगे जो जिस प्रकार से ये बताना चाहते हैं कि जरा सोचिए कि जिस प्रकार से नदी में पानी की कमी नहीं होती है ना, उस तरह से कविताओं में शब्द की कमी नहीं होती है। शब्द बहुत अनंत है, जिस तरह से पानी का अनंत है। मेरे भाई एक कविता क्या है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। तो इनके मन में ऐसा विचार चलता है कि जैसे एक दो तीन विचार ये है ना कि नदी में पानी कहाँ कहाँ से आते हैं। जिस प्रकार से नदी में पानी का अभाव नहीं होता, उस तरह से सब कविता में शब्द का अभाव नहीं होता। और उसी माध्यम में प्रतीक्षा करते हैं पत्थर के बातें लिखते हैं। कहते किसी देवता या काल की नहीं, पत्थर
ना तो कोई देवता का है ना तो कोई काल है। ये पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, पता नहीं किसको खड़ा होकर के प्रतीक्षा कर। आप लोग तो कोई प्रतीक्षा करता है ना कि नहीं करता है? अच्छा भाई, जो भी है कमेंट में लिख सकते हैं। कहता है रेसे रेसे झिरते हुए सीरा सीरा छिलते हुए प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। रेसे रेसे छिलते हुए, है ना, झिरते हुए मतलब टकराते टकराते पतली पतली। रेसा किसको कहते हैं? जो पतला पतला तंतु में टुकड़े में बटना रेसा होता है, ठीक है। तो कभी अंटी सुई यूज क्यों, अगर जो धागा सी हो ना काटोगे तो उसमें पतला पतला निकलता तो वो तंतु हो, उसी को रेसा कहते हैं, उस तरह का ना, वैसे आखिर को कहता रेसे रेसे झीरते हुए गिरता है, रेसे रेसे टूटता है, सीरा सीरा छिलते हुए तो सीरा सीरा उसका छिलता जाता है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। लेकिन फिर भी वो प्रतीक्षा में लगा हुआ होता है, ना जाने किसका प्रतीक्षा करता है पत्थर, पता नहीं क्या किसका प्रतीक्षा करता है। आगे क्या, आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें मेरे भाई। आपका धन्यवाद, इस वीडियो को यहाँ तक में बने रहने के लिए भी धन्यवाद। और एक बार हम लोग सब मिलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।